तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का लक्ष्य रखा है। आज से दिल्ली में 13वें दौर की ये वार्ता शुरू होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई है, क्योंकि इस दौर की बातचीत का परिणाम अगले कदमों को निर्धारित करने में काफी महत्वपूर्ण होगा। दरअसल दोनों पक्ष, भारत और यूरोपीय संघ, अनसुलझे मुद्दों पर भी गतिरोध जो है उसे खत्म करने की राजनीतिक हस्तक्षेप की भी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के बाद अगले दौर की वार्ता अक्टूबर में ब्रुसेल्स में होने जा रही है और भारत को आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किस तरीके से फायदा होगा, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं निर्णायक बोर्ड पर भारत यूरोपीय संघ यानी एफटीए। तो भारत और यूरोपीय संघ व्यापार करेगा बेड़ा पार। जी हां, लगातार इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि निर्णायक मोड़ पर है इस वक्त भारत यूरोपीय संघ एफटीए। आज से दिल्ली में एफटीए की 13वीं वार्ता शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी है। रणनीतिक और तकनीकी सहयोग पर भी सीधे तौर पर काम इसके जरिए इस वार्ता में होने की उम्मीद है और अगले 1 महीने में 2 दौर की ये बातचीत होनी है, जिसमें पहले दौर की आज की बातचीत और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूरोपीय संघ। 2023 और 2024 की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में 135 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। तो व्यापार में किस तरीके से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ है, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दोनों के बीच में 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो 135 अरब डॉलर का पूरा ये व्यापार हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी भी है, जिसमें रणनीतिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है भारत ईयू सहयोग। भारत के लिए नई रणनीतिक दृष्टि भी यूरोपीय संघ जो है वो पेश करेंगे, जिसमें खास तौर पर आपको बता दें कि राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों पर भी खास फोकस रहेगा दोनों पक्षों की तरफ से। इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा में भी खास सहयोग। भारत और यूरोपीय संघ जो है आपस में सहयोग बढ़ाएंगे सुरक्षा को लेकर और रक्षा को लेकर। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर भी चर्चा दोनों के बीच में होने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य साफ तौर पर यह है कि रक्षा क्षेत्र में दोनों मिलकर किस तरीके से काम करें, जो हथियार बनाने हैं वो उसको किस तरीके से संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। तो रक्षा और सहयोग की ये बात हुई, लेकिन इसके साथ ही टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी काउंसिल की भी अपने आप में एक अलग अहमियत है। टेक्नोलॉजी सहयोग के लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का भी विस्तार होगा और साथ ही जिसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा में सहयोग। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर दोनों अब मिलकर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब मोहर लगनी और बाकी है, साल के अंत तक ये मोहर लग सकती है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई थी अभी जो 5 सितंबर बीती है। और उस बातचीत के बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने अपनी इस पोस्ट के जरिए किया था। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में और क्या कुछ लिखा था यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने, वो आपको दिखाते हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई है। ये बात उनकी तरफ से लिखी गई थी पोस्ट के जरिए और उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर संपर्क का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद में आगे लिखा कि भविष्य को देखते हुए हम 2026 में जल्द से जल्द अगले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर भी सहमत होने की योजना बना रहे हैं। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई भविष्य को देखते हुए। इसके बाद में उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि हमें साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें इसे हासिल करने के लिए अभी प्रगति जरूरी है। तो एंटोनियो कोस्टा की तरफ से, जो कि यूरोपीय संघ के प्रमुख हैं, अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये तमाम बातें इस दौरान कही गई। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, फिलहाल आज से ये 13वें दौर की ये वार्ता शुरू हो रही है नई दिल्ली में। आखिर इस बार के क्या कुछ प्रमुख एजेंडे नजर आने वाले हैं अखिलेश?
देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में तकरीबन 40 से ज़्यादा मसलों पर बातचीत हो रही है पिछले सालों से। और उसमें तकरीबन कह सकते हैं कि आपको 1 दर्जन से ज़्यादा मसलों पे सहमति बन चुकी है। लेकिन जो मुख्य सहमति बनने की स्थिति है, वो सहमति है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उसके लिए अभी है कि दोनों को एक दूसरे का मार्केट एक्सेस बिना शर्त मिले। मतलब अगर भारत के सामान के पीछे किस तरीके से बना, ये सब आप जांच करेंगे तो उसके बाद मुश्किल होगी, क्योंकि भारत का प्रोडक्शन सिस्टम और यूरोप के प्रोडक्शन सिस्टम में काफी फर्क है। दूसरी बात, भारत की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यूरोप मान लीजिए कोई सामान निर्यात करेगा तो वह यूरोप में ही बना है या कहीं और से बनकर आया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, जो जिसको कि कहते हैं कि स्थान उद्गम का स्थल क्या है, उद्गम के स्थल पर भी वह एक सहमति बनना चाहिए। यूरोप में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो चीन से सामान बनाए, अपने यहाँ कुछ उसको इम्प्रोवाइज करे और जी। उसके बाद फिर निर्यात करे। तो ऐसी स्थिति भारत को स्वीकार्य नहीं है, और इसी वजह से भारत जो है आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उनको यह संदेश, भारत को यह संदेह था कि आरसीईपी में शामिल होने का मतलब है कि चीन से बनी सामानों की डंपिंग फिर हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। तो जी। अगर ऐसा करना होगा तो हम चीन से सीधे क्यों नहीं सामान लेंगे, वो तीसरे देश से की ओर से क्यों आएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि मार्केट में एक्सेस, मार्केट में किन किन चीजों पे एक्सेस हो, यूरोप का और भारत का यूरोप के मार्केट में किन किन चीजों पे एक्सेस हो, यह एक महत्वपूर्ण बातचीत है दोनों देशों के बीच में। हाँ, दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है मसला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम कितनी छूट दे सकते हैं। वो जी। चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भारत छूट दे, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश, हम भारत को मानते हैं और तरह तरह की खेती यहाँ होती है। और उस खेती में अगर हम ज्यादा अगर इंपोर्ट करने लगे तो यहाँ की जो किसानी है, यहाँ का जो एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग भी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन सारे लोगों की जीविका प्रभावित होगी। जी। तो इस पर भी देखना है कि इस पर क्या सहमति बन पाती है। क्या कुछ सामान को हम आयात करने के लिए और कुछ निर्यात करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं जिसपे कि होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी इसका होगा। और जी। निश्चित तौर पे उस पॉलिटिकल डायमेंशन में एक यह भी होगा कि जो एक वार अगेंस्ट टेररिज्म है, जो इंडिया सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, उस पर भी यूरोपीय यूनियन को एक क्लियर कट कदम रखना पड़ेगा, क्लियर कट एक वॉइस बनना पड़ेगा, उस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि हमारे आर्थिक संबंध तो यूरोप से रहे, लेकिन जब आतंकवाद पर बात हुई तो यूरोप चुप हो जाए या उसमें हमारा साथ न दे, या बिल्कुल कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाए। तो यह भी पॉलिटिकल डायमेंशन एक रहेगा जिस पे बात होगी। और जैसा कि आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन के उर्सुला वॉन डर लेयन के बीच में जब शिखर वार्ता हुई थी, उस समय ये तय हुआ था कि इस साल के अंत तक हमको एफटीए कंप्लीट कर लेना है। और जी। अगर एफटीए कंप्लीट करना है तो इन सारे मुद्दे पे एक सहमति बनानी पड़ेगी, जिसकी कि पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, जिसके कि आर्थिक डायमेंशन भी है, सिक्योरिटी इश्यूज है। आपने देखा कि भारत और यूके के बीच में एक एफटीए साइन हो गया, जी। और यूरोपीय यूनियन अभी भी इंतजार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के बिल्कुल। कई सदस्य देश जब चीजें आगे बढ़ने लगती है तो कोई पीछे खींचने की या नई शर्तें लगाने की कोशिश करता है। जी। तो इन सारे मसलों पे आज चर्चा होगी, और निश्चित तौर पे कई दौर की और चर्चा आगे होने की संभावना है। अगली बैठक हो सकता है कि जी अक्टूबर में अखिलेश। ब्रसेल्स में, और उस पर भी एक सहमति बनने की ओर बढ़े। जी। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो मजबूत व्यापारिक साझेदार के रूप में भी यूरोपीय संघ को हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले 2023 और 24 में जो दोनों के बीच में जो व्यापार रहा है वो 135 अरब डॉलर का रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं आगे और बढ़ने की संभावना जरूर नजर आती है इसके जरिए। देखिए, व्यापार में कोई समस्या खास तौर पे इसलिए नहीं होती कि जो जरूरत की चीजें हमें चाहिए वो हम जी। लेते हैं, जो जरूरत की चीजें उन्हें चाहिए वो लेते हैं। अभी तो इस तरीके का चल रहा है। लेकिन जब एफटीए करते हैं तो एफटीए में एक यह भी होता है कि हमारे साथ व्यापार और भी क्षेत्रों में बढ़े, बिल्कुल। और भी उसका डायमेंशन बड़ा हो। तो इसलिए व्यापार तो निश्चित तौर पे अगर एफटीए साइन हो गया तो व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और खास करके जो नॉन टैरिफ बैरियर है, जिसमें कि यह कहा जाता है कि स्वेट शॉप में आपने बनाया है जी। या आपने जो बनाया है उसका एक स्टैंडर्ड नहीं है, आपने लोगों को सही मजदूरी नहीं दी है, आप सही इन्वायरमेंट नहीं काम कराते हैं, ये सारी शर्तें कई बार यूरोप लगाता है। तो जी। एफटीए होगा तो इन सारी चीजों पर भी बात होगी कि इस तरह की शर्तों से बचा जाए और किस तरह से सामान की गुणवत्ता ज्यादा प्रमुख हो, न जी। कि ये सारी बातें। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। आप लगातार इस महत्वपूर्ण वार्ता पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।